बच्चे पर गुस्सा क्यों, और गुस्सा होने के बाद फिर बाद में अफसोस कि गुस्सा नहीं होना चाहिए था, गुस्सा क्यों हो गया। इस तरह की चीज़ें कई लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे भी लिखी है। बहुत सारे लोगों से जब बात की किडोक्रेसी प्लेटफॉर्म की शुरुआत के बाद से, तो उन्होंने कहा कि बच्चों पर काम करने से ज़्यादा ज़रूरी है माता पिता यानी पेरेंट्स को खुद पर काम करने। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हम गुस्सा क्यों हो जाते हैं। इसी पर आज की हम चर्चा करेंगे और क्या इस गुस्से से बचा जा सकता है जिस पर बाद में हम अफसोस व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और इस किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल उठता है कि बच्चों पर गुस्सा क्यों आता है। उम्मीद और अपेक्षा। आप उस छोटे से बच्चे से उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं, अपेक्षा ज़्यादा कर लेते हैं। ज़्यादा उम्मीद परफेक्शन की, ज़्यादा अपेक्षा समझदारी की। लेकिन ये मानकर चलना पड़ेगा कि वो बच्चा है और जितनी अपेक्षाएं आप उससे रख रहे हैं, जितनी उम्मीद आप उससे रख रहे हैं, शायद उस उम्र के लिहाज से उतनी उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। उस परफेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो गलती करे उस पर ये समझने के बजाय कि गलती जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उसकी प्रक्रिया का हिस्सा है, ये समझना पड़ेगा, ना कि उस गलती पे हम गुस्सा कर बैठे। तो उम्मीद और अपेक्षा की बात आती है। दूसरी बात आती है, एक कहावत का जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा। लुई सोलहवा ने कभी कहा था कि आई एम द स्टेट, या आप सोचेंगे आई एम द फादर, आई एम द मदर, या एक मूवी में अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता था, कह दिया ना, बस कह दिया। तो इस तरीके का पेरेंट्स का एटीट्यूड, जिसको आप कंट्रोल करने की चाहत कहें, और उसको दूसरे मायने में आप समझे तो बच्चा हो सकता है कि आपको समझ रहा हो कि आप डिक्टेट कर रहे हैं, डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, कि आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। ये समझना पड़ेगा कि जो आपने कहा है उसके पीछे तर्क क्या है, और कहीं आप ओवर कंट्रोलिंग नेचर के तो नहीं हो रहे हैं कि आप जिससे आपसे चाह रहे हैं उसी हिसाब से बच्चा करता जाए। तो इस पर भी गौर करने की बात है कि क्या कंट्रोलिंग नेचर तो आपका नहीं है, आपकी अपनी विश, खुद के हिसाब से बच्चों को ढालना। तो ये कहा जाता है पेरेंटिंग में, जितने एक्सपर्ट से बात हुई है, कि ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें आपको समय देना पड़ेगा, और समय के हिसाब से उसमें आदतें उसी हिसाब से, उस तरह का व्यवहार होगा तो उस तरह के हिसाब से आदतें उसमें शामिल होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये समझना जरूरी है कि खुद के हिसाब से ढालने में कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कि हम जो चाह रहे हैं कि इसको ऐसे ही करो, बजाय ये समझने की कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो ये भी समझना पड़ेगा। खुद की सुनना, बच्चे की बिल्कुल नहीं सुनना। तो आप एक तरीके से रोल मॉडल हैं, आपको बच्चा कॉपी कर रहा है, आपको एग्जाम्पल मान रहा है, आप उसकी नहीं सुन रहे हैं तो वो आपकी नहीं सुनेगा कभी, और जब कभी नहीं सुनेगा तो टकराव की स्थिति होगी, और फिर जिस गुस्से पे हम बात कर रहे हैं वो गुस्सा फिर से वो फूट पड़ेगा। तो बच्चे को सुनना भी जरूरी है। उनकी बात को कट करने की जगह, सुनाने की जगह सुनिए भी उनको। सिर्फ सुनाने में यकीन मत रखिए, उनकी भी सुनिए। कई मौके पे ये कहा है साइकोलॉजिस्ट ने कि जानकारी की भी कमी होती है। जानकारी की कमी मतलब जो उम्र है उसमें और जो व्यवहार है वो एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस तरीके की उम्र है, जिस तरीके का बचपन है, जो बच्चा है उसमें उस तरीके का व्यवहार बहुत लाजमी है और वो होता है। और ये हमारी जानकारी में नहीं है कि वो बच्चा है और इस तरीके का व्यवहार होगा ही, तो फिर गुस्सा फूट पड़ता है। ये गुस्सा जो है ना, मतलब मुस्कुराहट मेरी देख रहे होंगे, कुछ मौक़ों पे गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन कई कोशिश करता हूँ कि वो अपने तरीके से सब कुछ ठीक रहे। कुछ लोगों ने ये भी बताया है और कुछ आर्टिकल में ये भी जिक्र था कि जिस तरीके से परवरिश किसी एक की होती है, उनके बचपन में जिस तरीके से उनको पाला गया है, पोषा गया है, उनके बचपन का जो एक्सपीरियंस है, जो पैटर्न है, वो पैटर्न अपने बच्चों में वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मसलन हो सकता है कि जो आदमी बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का है, जिसको गुस्सा आता है, उसकी परवरिश का हिस्सा वो रहा हो, उसकी परवरिश भी उसी तरीके से हुई हो, तो उसके पैटर्न का हिस्सा वो बन जाता है। तो ये भी समझना पड़ेगा, जानकारी की कमी और अपना बचपन और पैटर्न। तुरंत रिजल्ट की चाहत,
अब आप सोचिए कि तुरंत परिणाम की अपेक्षा आप करेंगे। एक बीज है जिसको आपने मिट्टी में बोया है, पानी देंगे, समय लगेगा, अंकुरित होगा, पौधा बनेगा और पेड़ बनने वाला है, तो पेड़ बनेगा और तब फल फूल आएंगे उसमें। तो अचानक की जो चाहत होती है, तुरंत रिजल्ट की जो चाहत होती है, वो गुस्से को जन्म देता है और बदलाव समय लेता है, बदलाव में समय लगता है। तो तुरंत रिजल्ट की चाहत भी गुस्से की एक वजह हो सकती है। आप पे काम का दबाव, थकान, इसको भी दरकिनार करना पड़ेगा। जब आप नर्चरिंग कर रहे हो, जब आप पेरेंट्स बने हो, जब आप पेरेंटिंग कर रहे हो, जब बच्चे को पाल पोस रहे हो, तो जो थकान और दबाव की वजह से गुस्सा आता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इसको एक किनारे रख के आपको बच्चे के हिसाब से या अपने व्यवहार को थोड़ा सा बदल कर उनसे बिहेव करना, नहीं तो उनके बिहेवियर पर असर पड़ेगा, उनके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा। एम्स के डॉक्टर से भी बात हुई है और कई सारी वीडियोज इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, जिसमें अगर परिवार में हमेशा शाउटिंग, येलिंग, मारपीट या गुस्से जैसा माहौल होता है, वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को हैम्पर करता है, उस पर असर पड़ता है, वो निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि आपका गुस्सा कहीं बच्चे को बीमार तो नहीं कर रहा है, कहीं उसका मेंटल हेल्थ तो से असर के दायरे में नहीं आ रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि थकान और काम का दबाव जो है वो गुस्से की वजह बनता है और किस तरीके से बच्चे पर असर पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में भी वो असर दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो फिर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। क्षणिक अफसोस जो अभी होता है गुस्सा करने के बाद, वो बाद में लॉन्ग टर्म में अगर ज़्यादा बड़ा अफसोस बने तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। कुछ मौक़ों पे होता है कि हर किसी को खुश करने की वजह में या खुश करने की कोशिश में बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन निकलता है। फ्रस्ट्रेशन, फिर एक बार गुस्सा। तो उस फ्रस्ट्रेशन से भी बचने की कोशिश कीजिए। हर किसी को खुश करने की जगह खुद का भी केयर करना, खुद के मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना, खुद के हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना, खुद के केयर को भी प्रायोरिटी देना। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। खुद का हेल्थ, खुद का केयर, और दूसरों को खुश करने में कहीं फ्रस्ट्रेशन में तो बच्चे पे गुस्सा नहीं निकाल रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है। कुछ जगहों पे मैं देख रहा था कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रॉमिस गेम भी खेलें कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये भी अपना सकते हैं कि हम ये रोज दिन प्रॉमिस करेंगे आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। और एक एग्जाम्पल और भी सेट कर सकते हैं कि गुस्सा अगर करेंगे तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। एक तरफ बच्चों का गुस्सा भी है, एक तरफ आपका गुस्सा भी है। उनके लिए दुनिया नया है, वो अपना गुस्सा कर सकते हैं। आप समझदार हैं तो उस गुस्से पे काबू कर सकते हैं। कई मौकों पे ये भी कहा जाता है कि गुस्सा आए, शाउट करें, येलिंग करें तो रिवर्स काउंटिंग करें, पानी पिएं, कुछ देर अपने आप को समझाएं, और उस वक्त बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करें जब गुस्सा आ रहा हो। कुछ देर चुप बैठें, रिवर्स काउंटिंग करें, पानी पिएं, खुद को शांत करें, और तब जाके कम्युनिकेट करें, बात करें। बातचीत से बड़े बड़े समस्याओं का समाधान निकला है। तो ये तो घर परिवार की बात है, बच्चों की बात है, इसको भी कम्युनिकेशन के जरिए दूर किया जा सकता है। फिर से एक बार अगर आपको चलते चलते अंत में बताएं कि गुस्से की वजह क्या है। उम्मीद और अपेक्षा ज़्यादा करना, कंट्रोल बच्चे पे रखने की चाहत, खुद के हिसाब से बच्चे को ढालना, सुनाना, सुनना नहीं, जानकारी की कमी, अपने बचपन या पैटर्न में जिस हिसाब से पले बढ़े वो एक वजह हो सकती है। तुरंत रिजल्ट की चाहत गुस्से को जन्म दे सकती है। थकान और काम का दबाव हो सकता है। हर किसी को खुश करने में फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है। अपना केयर नहीं करना, अपने हेल्थ का केयर नहीं करना, अपने मेंटल हेल्थ का नहीं केयर करना, वही गुस्से की वजह हो सकती है। और ये भी समझने की कोशिश कीजिए, आज के दौर में जब स्मार्टफोन, टीवी पे भी रहते रहते आप चिक 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 शुरू हो जाती है, तो ये समझिए कि बच्चा जब टीवी देख रहा है तो क्या आप उसके इमोशनल सेंटर में दाखिल हो पा रहे हैं। मसलन वो टीवी देख रहा है तो क्यों देख रहा है, क्या वो सीखने की कोशिश कर रहा है, क्या आप समय दे पा रहे हैं। और समय नहीं देने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी चाहत है कि उठो वहां से बैठो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तो सिर्फ आपने आदेश दे दिया, फरमान सुना दिया, क्या टाइम स्पेंड किया।
क्या उसके साथ कोई गेम खेल लिया, क्या उसको पेंटिंग में इन्वॉल्व कर लिया, क्या उसके साथ हम बैठ गए, क्या घर में ही जो छोटे मोटे खेल हैं, जो इंडोर गेम्स हैं, उसके साथ बैठकर खेलने लग गए। तो ये सोचना जरूरी है, ना कि हम चीज़ों को थोपें, कहें और वो तुरंत अमल में ले आए। बच्चा है ना, बचपन है, तो समझना पड़ेगा कि उनको इंगेज कैसे किया जा सके। वो अगर कोई चीज़ कर रहे हैं और उससे हमें हटाना है तो हम उसको इंगेज कहाँ पे करेंगे। तो डिक्टेटर वाले रवैये से ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटेलिजेंटली थोड़ा सा समझें कि कमी कहाँ पर है, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे काम करेंगे तो गुस्से की नौबत नहीं आएगी। क्या हम बचपन के अलग अलग फेजेस को समझ पा रहे हैं, क्या हम बच्चे को समझ पा रहे हैं, तब जाके बेहतर तरीके से आप बच्चे की परवरिश कर पाएंगे। तब वो गुस्सा भी कम होगा और उसकी नौबत भी नहीं आएगी, और हम ये समझ भी पाएंगे कि जितनी उम्मीद, अपेक्षा या जो फरमान सुना के हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ें तुरंत अमल में आ जाए, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्योंकि रिजल्ट की चाहत जो होती है और बदलाव की जो चाहत होती है, वो समय की डिमांड करता है, उसमें बदलाव समय लेता है। तो इन सब चीज़ों को अगर समझ में रखेंगे तो ना तो गुस्से की नौबत आएगी और ना बाद में अफसोस करना पड़ेगा। जाते जाते आप तमाम पेरेंट्स से गुजारिश कि मैंने 18 साल नेशनल न्यूज़ मीडिया में काम किया है, एनडीटीवी में बहुत लंबे समय तक रहा एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट, और तब जाके ये किडोक्रेसी का प्लेटफॉर्म मैंने शुरू किया है। इस मकसद से शुरू किया है कि क्या साइंटिफिक एविडेंस या जो लोग बच्चों पर काम करने वाले हैं उनसे कुछ सीख कर क्या हम कुछ आपके लिए बना सकते हैं, और वो जो बनाएंगे क्या कुछ आपको वो सिखा सकते हैं। उसी के मकसद से किडोक्रेसी का प्लेटफॉर्म है। तो आप अपनी तरफ से जो राय हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कुछ नए वीडियो चाहिए उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो से अगर कोई फ़ायदा हो रहा है कुछ वक्त के बाद वो भी ज़रूर बताइएगा। और साथ में इस किडोक्रेसी के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म पे तो आते हैं और 70% के आसपास वो आंकड़ा है, लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तो मनोबल बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना पाएंगे और आपके मतलब का कंटेंट आप तक ला पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।